हेलो एवरीवन, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं क्लास 12th के एनसीईआरटी का चैप्टर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। इसको आज हम डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। सो बायो मीन्स तो सबको पता है लिविंग, एंड टेक्नोलॉजी मीन्स टूल्स एंड टेक्निक्स जो यूज़ की जाती हैं। तो बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी डील करती है उन टेक्निक्स के साथ जिसमें लाइव ऑर्गेनिजम्स या फिर उनके एंजाइम्स को कुछ प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जो हम यूज़ करते हैं कर्ड, और कर्ड जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की मदद से यानी कि लाइव ऑर्गेनिज्म की मदद से जो मिल्क से कर्ड बनती है, जो ब्रेड जो फर्मेंटेशन से, और वाइन भी फर्मेंटेशन से जो बनती है, उन सब में माइक्रोब्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है। सो बेसिकली ये भी एक बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। सो हाउएवर इट इज़ यूज्ड इन रेस्ट्रिक्टेड सेंस टुडे। लेकिन आज जो हम यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी की बात करेंगे उसका जो दायरा है थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की, यानी कि GMO। ओके, टू अचीव द सेम ऑन द लार्जर स्केल। फर्दर मैनी अदर प्रोसेस और टेक्निक्स आर आल्सो इंक्लूडेड अंडर बायोटेक्नोलॉजी। और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, क्योंकि देखिए दही, जो कर्ड और जो ब्रेड और वाइन है, ये छोटे लेवल पे बायोटेक्नोलॉजी जो है हम यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम मॉडर्न तरीके से अगर बात करें तो जो IVF की टेक्नोलॉजी होती है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ओके, या फिर जीन थेरेपी में जो यूज़ किए जाते हैं, जीन थेरेपी में जो जीन्स को जो है टेलर किया जाता है, या टेस्ट ट्यूब बेबी जीन को या बनाया जाता है, उसको यूज़ किया जाता है, या DNA की वैक्सीन बनाई जाती है, या फिर कोई जीन अगर ख़राब है हमारे जेनेटिक मटेरियल के अंदर, उसको कट करके उसको रिमूव करना, या उसके अंदर किसी फॉरेन जीन को इंक्लूड करना, ये सब पार्ट हैं बायोटेक्नोलॉजी के। तो ये लिटिल कंफ्यूजिंग था कि बायोटेक्नोलॉजी को कौन से लेवल पे जो है इसको डिफ़ाइन करना चाहिए। तो इसमें फिर यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इन्होंने डेफिनेशन दी बायोटेक्नोलॉजी की, और इन्होंने बोला कि दोनों ही व्यू, यानी कि ट्रेडिशनल व्यू जिसमें कर्ड, ब्रेड, वाइन इनकी प्रिपरेशन है, एंड मॉडर्न मोलिकुलर बायोटेक्नोलॉजी, ये दोनों ही इसकी डेफिनेशन में आते हैं। ठीक है। सो बेसिकली इनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, तो नेचुरल साइंस प्लस ऑर्गेनिजम्स, उनकी सेल्स, उनके पार्ट्स, और मोलिकुलर एनालोगस का मतलब है कि उन्हीं के जैसे जो केमिकल फॉर्म्स जो बनाई जाती हैं, वो उनके प्रोडक्ट, ये सभी इंक्लूडेड हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। ओके, सो डेफिनेशन बायोटेक्नोलॉजी की। उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में हम देखते हैं कि दो प्रिंसिपल्स मेनली होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के। एक तो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ओके, सो जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब, जेनेटिक मतलब जीन से कुछ लेना देना है, इंजीनियरिंग मतलब जिसमें कि जीन्स के साथ कुछ उसको अल्टर किया जाता है, यानी कि या तो इसमें से कुछ डिलीशन किया जाए या इसके अंदर कुछ इंसर्शन किया जाए, उसको बोलते हैं बेसिकली जीन का मैनिपुलेशन करना। और जो जेनेटिक मटेरियल हमारा वो दो तरह का होता है, DNA, RNA, इसको मैनिपुलेट करना, उसके जीन्स की केमिस्ट्री को अल्टर करना, ये आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो ये है पहला प्रिंसिपल बायोटेक्नोलॉजी का। ओके, जिसमें टू इंट्रोड्यूस दीज इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड दस चेंज द फिनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, बेसिकली अगर अगर यहाँ पे हम बीटी कॉटन का एग्जांपल लें, बीटी कॉटन, जिसको हम आगे डिस्कस भी करेंगे, उसमें क्या होता है कि बीटी जो बैक्टीरिया से जो जीन्स हैं, उसको एक जीन को निकाल के और कॉटन के प्लांट के अंदर उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। और ये कॉटन का प्लांट जो है ना, क्राई प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। क्राई प्रोटीन क्या करता है कि जब मिडगट में जाता है इंसेक्ट की, बेसिकली जो इंसेक्ट खाते हैं कॉटन की जो बॉल होती है उसको, तो उसको बॉलवर्म बोलते हैं। तो ये प्रोटीन जो होता है क्राई प्रोटीन, ये क्या करता है कि उधर इसकी जो आपका जो इंसेक्ट है उसके मिडगट में जाके एल्केलाइन कंडीशन की वजह से सोल्यूबलाइज हो जाता है, परफोरेट हो जाती है वो सेल्स उसकी, और बेसिकली उसकी सांस रुक जाती है। ठीक है, तो ये होता है बेटिकोटन में। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या देखा कि बैक्टीरिया में से जीन्स को निकाला गया और इंट्रोड्यूस करवाया गया कॉटन के अंदर। अब कॉटन की यहाँ पे, कॉटन की जो फिनोटाइप उसके अंदर चेंज आए। ठीक है, तो हमने क्या किया, इंट्रोड्यूस द होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड चेंज द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। होस्ट ऑर्गेनिज्म यहाँ पे हमारा कॉटन है, यहाँ से हमने लिया बैक्टीरिया से बैसिलस। ओके, तो ये है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसको हम डिटेल में आगे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। दूसरा है मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल
स्टेराइल कंडीशंस को मेंटेन करना है कि जो ये इतने छोटे लेवल पे जो जीन का मैनिपुलेशन किया जाएगा उसके अंदर जो फॉरेन पार्टिकल्स है उसका कंटेमिनेशन ना हो, इसका ध्यान रखा जाता है और इसीलिए स्टेराइल इन्वायरमेंट जो है, एम्बियंस जो है वो तैयार रखा जाता है। Microbial contamination free ambience in chemical engineering process to enable growth of only the desired microbe या eukaryotic cell in large quantities of the manufacture of biotechnological product, जैसे कि एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स, एंजाइम्स, ये जितनी भी जो प्रोडक्ट्स तैयार किए जाएंगे उनके अंदर उनको तैयार करते वक्त ये याद रखना है कि जिस बैक्टीरिया में से कोई चीज़ ली जा रही है उसके अलावा अदर कोई माइक्रोब या अदर कोई भी क्या बोलते हैं वायरस वगैरह जो है उसको कंटामिनेट ना करे। ओके, तो इसके जो प्रिंसिपल है उसमें हमने क्या देखा, पहला तो था जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें हमने देखा कि एक तो जीन्स को मैनिपुलेट किया जाता। अच्छा, इसमें एक चीज़ मिसिंग है इस बुक में, जेनेटिक इंजीनियरिंग पहला प्रिंसिपल है और उसके बाद है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ओके, तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में बेसिकली ये चीज़ आएगी, ये जो यहाँ पे लिखी गई है ना, कि जो बायोटेक्नोलॉजी करते हुए जो प्रोसेस है उसको कंटामिनेशन फ्री बनाने के लिए स्टेराइल इन्वायरमेंट बनाना है। तो इसको यहाँ पे सेकंड पॉइंट जो है ये इसमें मिसिंग है, इसमें आएगा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ओके, तो ये दो प्रिंसिपल्स है जेनेटिक इंजीनियरिंग के। अब उसके बाद लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द कंसेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। यू प्रोबेबली अप्रिशिएट द एडवांटेज ऑफ, बिल्कुल यहाँ पे अब ये बताया गया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम ज़्यादा बेनिफिशियल इसलिए मानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस, टाइम टू टाइम वेरिएशंस जो है वो ऐड होती हैं जेनेटिक मटेरियल में, ठीक है, जिससे इवोल्यूशन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट मानी जाती है, हालांकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ मोर एडवांस देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो कंजर्व्ड रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होती। और सेक्सुअल में वेरिएशंस आते हैं। वेरिएशंस आर वेरी गुड फॉर इवोल्यूशन। कोई भी ऑर्गेनिज्म है इवोल्व करेगा तो उसके अंदर वेरिएशंस का होना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो यहाँ पे ये किस लिए बताया गया है, द फॉर्मर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर वेरिएशन फॉर्मुलेशन ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक सेटअप, ठीक है, वाइल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परमिट्स वेरिएशन। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर, ये ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर में अगर मैं एग्जांपल दूं तो हमारे जो जो मेंडल थे, जॉर्ज मेंडल, उन्होंने पी प्लांट, पाइजन सटाइवम के जो 7 कैरेक्टर्स लिए थे उनको ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइज करवा के वो पूरी अपनी एक बुक तैयार की थी, ठीक है। सो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर्स, एक सेकेंड, traditional hybridization procedures used in plant and animal breeding very often lead to inclusion and multiplication of undesirable genes। तो उसमें क्या था, जो ट्रेडिशनल अब यहाँ पे बेसिकली बताया क्या गया है कि जो हम पहले जो ट्रेडिशनली जो हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसीजर अपनाते थे और आज जो हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी अपनाते हैं उन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो जो ग्रीगर जॉन मेंडल था उसने क्या किया था, पी प्लांट्स की ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशंस करवाई थी कि मान लो ये टी को क्रॉस करवाया, फिर टी से, ठीक है, फिर ये टी फिर इसको सेल्फ प्रोजेनी तैयार की इसकी। तो उसमें क्या था कि कई बार हम लोगों को जो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में अनडिज़ायरेबल जीन जो है वो चला जाता है और उसका बाद में आगे चल के पता लगता है, ठीक है। तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग, एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस थी ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इंक्लूड क्रिएशन ऑफ लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर आप रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को अगर पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें जीन क्लोनिंग की जाती है, जीन्स को ट्रांसफ़र किया जाता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में, उससे ये जो लिमिटेशन है ये ओवरकम हो गई। कौन सी, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन के टाइम पे जो अनडिज़ायरेबल जीन चले जाते थे आगे प्रोजेनी में, उसको रोक दिया गया बिकॉज ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आप अपनी मर्जी का जो जीन है सिर्फ उसी को मॉलिक्यूलर सीजर्स की मदद से कट करके और जो है उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। फर्दर overcome the limitation and allow us to isolate and produce only one or a set of desirable genes without introducing undesirable genes into the target organism, ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि इसके अंदर हमें रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर है उसके अंदर डिफरेंस बताया गया। डू यू नो द लाइकली फेट ऑफ पीस ऑफ डीएनए विच इज समहाउ ट्रांसफर्ड इनटू एन एलियन ऑर्गेनिज्म। जब
एक जो आपका जो पीस ऑफ डीएनए है जिसको हम जीन ऑफ इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं, अगर उसको जब आप ट्रांसफ़र कर देंगे किसी अदर ऑर्गेनिज्म के अंदर तो उसका क्या होगा। मान लीजिए कि मान लो ये कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, इसके प्लाज्मिड में से मैंने छोटा सा टुकड़ा जो है जीन्स का काट के और उसको जो है किसी प्लांट की सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। इसके अंदर न्यूक्लियस है, इसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल है, यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, साइटोप्लाज्म में इंट्रोड्यूस किया तो कुछ भी नहीं होगा, इंट्रोडक्शन होगा ही नहीं। आपको न्यूक्लियस के अंदर इंट्रोड्यूस होने के बाद ही ये जो है इस जो इस सेल का जो डीएनए है या आरएनए है, जो जेनेटिक मटेरियल है, जब तक वो इसके अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं होगा वो आगे फर्दर प्रोजेनी के अंदर भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। ठीक है, सो ये फेट होता है इस डीएनए का। अब इसको पूरी प्रोसीजर को बहुत अच्छे तरीके से करवाने के लिए हमें वेक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है और जो मेथड्स होते हैं, ठीक है। सो द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए इमर्ज्ड फ्रॉम द पॉसिबिलिटी ऑफ लिंकिंग ए जीन एनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस विद अ नेटिव प्लाज्मिड। अच्छा, सबसे पहले तो प्लाज्मिड क्या होते हैं, तो कोई भी जो बैक्टीरिया होता है ना, बैक्टीरिया के अंदर एक तो न्यूक्लियोइड होता है। न्यूक्लियोइड हम सबको पता है कि भाई विदाउट न्यूक्लियर एनवलप जो जेनेटिक मटेरियल है ऐसे ही साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है सर्कुलर, इसी को प्लाज्मिड कहा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली जो बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस शो करते हैं तो उनके प्लाज्मिड के अंदर होता है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जीन। ठीक है, सो यहाँ पे बताया भी गया है प्लाज्मिड्स आर ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। तो यहाँ पे किसका लिया गया सबसे पहले, साल्मोनेला टाइफीमोरियम। ये टाइफाइड जो कॉज करता है ना बैक्टीरिया, वो है साल्मोनेला। और किसने किया ये एक्सपेरिमेंट, स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने। कब किया, 1972 में। क्या किया, देखिए यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि हम साल्मोनेला, मान लीजिए ये है साल्मोनेला, ठीक है। अब यहाँ पे इसका प्लाज्मिड है, ओके। आगे देखिए, एंटीबायोटिक by isolating the antibiotic resistance genes by cutting out a piece of DNA from a plasmid। ये प्लाज्मिड है, इसमें से वो टुकड़ा निकाल लिया जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए क्या था, रिस्पॉन्सिबल था। ठीक है, द कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बिकेम पॉसिबल विद द डिस्कवरी। अब देखिए इसको काट के निकालना इज़ नॉट वेरी इजी, क्योंकि ये बहुत ही माइक्रो लेवल पे होती है सारी चीज़ें, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। और ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी सीज़र उठाई और उसको कट कर दिया। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है मोलिकुलर सीजर्स की। मोलिकुलर सीजर्स में हम पढ़ते हैं दो तरह के न्यूक्लियेजेस। न्यूक्लियेजेस का मतलब है जो न्यूक्लिक एसिड को डिस्ट्रॉय करते हैं। एक होता है एक्सो न्यूक्लियस, एक होता है एंडो न्यूक्लियस। एक्सो का मतलब आउट, मतलब कि जो किनारों से कट करे वो होगा एक्सो न्यूक्लियस। और एंडो मतलब जो जेनेटिक मटेरियल है, जैसे मान लीजिए ये है, इसको किसी स्पेसिफिक लोकेशन अंदर, ये यहाँ पे एंड पे नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली इसका एक स्पेसिफिक साइट होती है जिसको सीक्वेंस बोलते हैं, टारगेट सीक्वेंस। ठीक है, तो वहाँ से कट करे तो उसको बोलते हैं एंडोन्यूक्लियस। ओके, सो लोकेशन बिकेम पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ द सो कॉल्ड मोलिकुलर सीजर्स। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, मोलिकुलर सीजर्स जो हैं वो कौन से एंजाइम्स हैं, जिनको हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स भी कहा। तो जब ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ढूंढे गए थे ना फर्स्ट टाइम, तो ये दो तरह के थे। सो द कट पीस ऑफ डीएनए वाज देन लिंक्ड विद द प्लाज्मिड डीएनए। दीज प्लाज्मिड डीएनए एक्ट एज, देखिए अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। देखो ये था हमारा साल्मोनेला का प्लाज्मिड, इसमें से हमने कट करके निकाल लिया ये जीन्स का टुकड़ा, ये डीएनए का टुकड़ा। ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट इसको बोल सकते हैं। अब इसको हमने इंट्रोड्यूस करवाना है दूसरे प्लाज्मिड के अंदर। अब वो प्लाज्मिड हम कहाँ से लेंगे, एक और बैक्टीरिया ले लेते हैं कॉमन सा। वो कौन सा है, इकोलाई ले लिया मान लो। ठीक है, इसका जो प्लाज्मिड है, इसके ये इसका प्लाज्मिड है मान लो। ठीक है, इसको कट करवाना है, इस प्लाज्मिड को भी यहाँ से कट करवाना है, तभी तो इसको इसमें इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। इसको कट करने के लिए भी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की। ठीक है, इसको यहाँ से कट किया, ये ऐसे वाइड ओपन हो गया, और अब इसको इसके अंदर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा देंगे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो एक ही लेना है, ताकि उसका स्पेसिफिक बेस पेयर सीक्वेंस जो है वो सेम हो, यहाँ के लिए भी और यहाँ के लिए भी।
ताकि इन दोनों में ही स्टिकी एंड्स बन पाए, इसमें भी और इसमें भी, और दोनों एक दूसरे से जो है बाद में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जो है अलाइन हो जाए, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज एंजाइम। ओके, सो आगे देखिए, दीज प्लाज्मिड डीएनए एक्ट एज वेक्टर्स, ठीक है, दूसरा जो हमने एज अ वेक्टर प्लाज्मिड ले लिया टू ट्रांसफर द पीस ऑफ डीएनए अटैच टू इट। यू प्रोबेबली नो दैट मॉस्किटो, अब देखिए जब कोई भी मॉस्किटो होता है उसके अंदर फीमेल एनाफ्लीज जो होती है वो क्या करती है, प्लाज्मोडियम को अपने अंदर रखती है, ठीक है, हालांकि वो प्लाज्मोडियम इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जब ये ह्यूमन को बाइट करती है तो वो प्लाज्मोडियम यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है और हमारे को मलेरिया कॉज कर देता है, ठीक है। सो यहाँ पे जो फीमेल एनाफ्लीज है मॉस्किटो, वो कैसे काम कर रही है, एज अ वेक्टर, ठीक है, एज अ वेक्टर। तो सेम इसी तरीके से ये जो प्लाज्मिड हमने लिया है इकोलाई का, ये भी कैसे काम कर रहा था, एज अ वेक्टर। वेक्टर एक तरह से अब बग्गी मान लो या कोई भी व्हीकल मान लो जिसके ऊपर की वो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको रख के लेके जाएंगे, जो जहाँ पे आपको इनकॉर्पोरेट जिस भी जेनेटिक मटेरियल में उसको इनकॉर्पोरेट करना है उस सेल के अंदर, ठीक है। You probably know that mosquito act as an insect vector to transfer material parasite into human body. In the same way, a plasmid can be used as vector, ठीक है, to deliver an alien piece of DNA into the host organism. The linking of antibiotic resistance genes with the plasmid vector become possible with the enzyme DNA ligase. अभी मैंने बताया ना कि साल्मोनेला में से हमने जो प्लाज्मिड है उसका टुकड़ा जो है जीन्स का निकाला, और यहाँ पे ई कोलाई का जो प्लाज्मिड था उसके साथ उसको जो है यहाँ अटैच करवाया विद द हेल्प ऑफ कौन सा एंजाइम था, DNA ligase, ठीक है। कट किससे किया, एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। ओके, नेक्स्ट, which act on cut DNA molecule and joins their ends. This makes a new combination of circular autonomously replicating DNA created in vitro and is known as recombinant DNA. अब उसको recombinant DNA कहा गया। When this DNA is transferred into E. coli, अब प्लाज्मिड को दोबारा से E. coli, अब ये देखिए ये जो प्लाज्मिड था जिसमें हमारा ये जो साल्मोनेला का जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इसके अंदर यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हो चुका है विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। अब ये रिकम्बिनेंट डीएनए बन चुका है। इस रिकम्बिनेंट डीएनए का फ़ायदा नहीं है जब तक ये सेल के बाहर है, इसको अंदर इनकॉर्पोरेट करना है, ठीक है। एंड नोन एज रिकम्बिनेंट with this, when this DNA is transferred into E. coli, a bacterium closely related to salmonella, it could replicate। अब यहाँ पे प्लाज्मिड जाएगा और प्लाज्मिड के अंदर खुद की रेप्लिकेशन करवाने के लिए एक रीज़न होता है, एक जिसको बोला जाता है ओरी, ठीक है, ओरी। ये क्या है, रीज़न ऑफ रेप्लिकेशन है। यहाँ पे ये जो ओरी होता है ये इस जो प्लाज्मिड है इसको रेप्लिकेट, इसका रेप्लिकेशन इसी स्थान से शुरू होता है। दूसरा ये ओरी जो होता है ये डिफाइन करता है कि कितना नंबर ऑफ कॉपीज़ जो है बनने वाली है इस पर्टिकुलर प्लाज्मिड की, ठीक है। तो ओरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दो हो गई, एक तो यहाँ से ही रेप्लिकेशन शुरू होती है, दूसरा जो कॉपी नंबर है वो भी ओरी ही डिसाइड करता है। कोई भी प्लाज्मिड है या कोई भी क्रोमोसोम जो डीएनए है उसके अंदर जब तक कि ओरी नहीं है, रीजन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं है, तो वो आगे फर्दर रेप्लिकेट नहीं करता। ओके, नेक्स्ट, DNA, when the DNA is transferred into E. coli, a bacterium closely related to Salmonella, it could replicate using the new host DNA polymerase enzyme. देखिए रेप्लिकेशन जिस बच्चे ने पढ़ी होगी डीएनए रेप्लिकेशन, उसके अंदर हमने देखा होगा कि जो टेम्पलेट होता है यहाँ पे लगता है डीएनए पोलीमरेज, ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड्स जो है प्राइमर लगता है फिर, ठीक है, और यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जाते हैं, एक साइड तो कंटिन्यूस, एक साइड बनते ओकाजा की फ्रैगमेंट्स, ठीक है। सो E. coli was called the ability to multiply copies of antibiotic resistant gene in E. coli was called cloning of antibiotic resistant gene in E. coli. You can hence infer that there are three basic steps in genetically modifying an organism. तो सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है, वो डीएनए जिसमें आपकी जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे कि हमने रेजिस्टेंस के लिए प्लाज्मिड में से, साल्मोनेला के प्लाज्मिड में से जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो यहाँ पे, ठीक है, वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया था कि ये पर्टिकुलर जो सीक्वेंस है ना ये हमें चाहिए, ठीक है। अब इसको इंट्रोड्यूस किया हमने, इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट, ठीक है, उसको इंट्रोड्यूस किया दूसरे इसके अंदर। मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए इन इट्स प्रोडक्ट। अब ये जो E. coli के अंदर हमने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट था, अब ये हमें इंश्योर करना है कि आगे फर्दर ये अपनी प्रोजेनी में
रेप्लिकेट होके जा रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये हैं 3 स्टेप्स क्लोनिंग के। उसके बाद है टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। नाउ वी नो फ्रॉम द फोरगोइंग डिस्कशन द जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी कैन बी अकम्प्लिश्ड ओनली इफ वी हैव द की टूल्स। क्या क्या, एक तो हमने मोलिकुलर सीजर्स पढ़े, तो यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। दूसरा, उसको रेप्लिकेट डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए जो एंजाइम चाहिए था, पॉलीमरेज एंजाइम, उसको जोड़ने के लिए जो कट एंड थे, तो ये पहले आना चाहिए था एक्चुअली, लाइगेज, डीएनए लाइगेज। वेक्टर भी चाहिए थे, ठीक है, एंड होस्ट ऑर्गेनिज्म। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड सम ऑफ दीज इन डिटेल्स। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की अगर हम बात करें तो 1963 के अंदर 2 एंजाइम्स जो कि बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? तो बैक्टीरियोफेज कुछ ऐसे दिखते हैं। ये इनकी प्रोटीन की लेयर होती है जिसको कैप्सिड बोला जाता है, कैप्सिड, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो अंदर पड़ा होता है। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरियोफेज होते हैं वो एक्चुअली वायरस होते हैं, वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, सो ये बैक्टीरियोफेज के अंदर से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो, तो ये क्वेश्चन बन जाएंगे कि कौन सा ईयर, किस में से बैक्टीरियोफेज, कहाँ पे ऑफ बैक्टीरियोफेज इन ई कोलाई वर आइसोलेटेड, वन ऑफ दीज। अब ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स थे ना, 2 तरह के थे, 2 तरह के। एक तो मिला, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो थे वो 2 तरह के थे। एक थे मिथाइलेज, मिथाइलेज, और दूसरे थे न्यूक्लियस। ठीक है, ये जो मिथाइलेज थे एक्चुअली ये क्या करते थे, ये क्या करते हैं, करते थे नहीं, करते हैं कि मान लो ये जेनेटिक मटीरियल, ये सेल के अंदर ना न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है। ठीक है, तो बैक्टीरियोफेज आके इसको अटैक ना करे, ठीक है, इसको यहाँ से कट ना करे, उसके लिए क्या करता है, यहाँ पे कैप लगा देता है, कैप, और इसको ब्लॉक कर देता है। ये गैप होती है मिथाइल की, ठीक है, मिथाइल की, और ये काम करने का जो ठेका ले रखा है वो इसने ले रखा है, मिथाइलेज ने। ठीक है, तो इससे क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है इसको कट नहीं कर पाएगा क्योंकि ये मिथाइलेटेड है, और ये जो है वो जो बैक्टीरियोफेज का जो जीनोम था ना वो इसके अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाएगा। ओके, तो ये एक्चुअली इसकी प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा बैक्टीरिया की। और दूसरे थे न्यूक्लियसेस, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि 2 तरह के होते हैं। वन ऑफ दीज added methyl group to DNA while the other cut DNA. The later was called restriction endonuclease. The first restriction, अब ये वेरी इंपॉर्टेंट, पहला restriction endonuclease था HIND2 whose functioning depend on a specific DNA nucleotide। 6 बेस पेयर सीक्वेंस होता है जहाँ पे ये कट करता है, वाज आइसोलेटेड, और वो कौन सा होता है, GAATTC। तो ये यहाँ पे कट करता है, कौन सा, HIND2 जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ये यहाँ पे कट करेगा। ठीक है, ये इसका 6 बेस पेयर, 1 2 3 4 5 6 8 6, और पैलिंड्रोमिक, तो यहाँ से भी ऐसे ही होगा, GAATTC। ठीक है, तो यहाँ से कट करेगा और यहाँ से कट करेगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट बाय रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर। बेस पेयर पूछ लेंगे क्वेश्चन में। स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नोन एज द रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर HIND2। Beside HIND2 today we know more than 900 restriction enzymes that have been isolated. Okay, the convention for naming these enzymes is the first letter। अब yes, इसका जो नाम है या इको R1 का नाम है, इको, तो ये नेमिंग जो है ये कैसे की जाती है, तो ये जो पहला अल्फ़ाबेट होता है ये होता है इसका, किसका नेम, आइसोशिया कोलाई, जीनस का नेम। ठीक है, को होता है स्पीशीज़ का नेम, आर होता है स्ट्रेन, और ये 1 जो रोमन नंबर का है ये है कि स्ट्रेन का ये कौन सा नंबर है। ओके, सो ऐसे इसकी नेमिंग की जाती है। ह्यूमन रोमन नंबर्स following the names indicate the order in which the enzymes were isolated from the strain of bacteria. Restriction enzymes belong to a larger class of enzymes called nucleases, जो मैंने ऑलरेडी बताया कि 2 तरह के होते हैं न्यूक्लियसेस, एक्सो और एंडो। एक्सो जो है वो एंड्स ऑफ डीएनए, और एंडो जो है वो कहीं पे भी स्पेसिफिक जो पोजीशन होती है डीएनए के अंदर वहाँ पे कट करती है। ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शंस बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ। सबसे पहले जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पूरी लेंथ जो होती है ना डीएनए की उसको इंस्पेक्ट करती है कि भाई कहाँ से कट करना है। ठीक है, वंस इट फाइंड्स, और जैसे उनको स्पेसिफिक साइट उनकी दिख जाती है कट करने के लिए, इट विल बाइंड टू डीएनए, ये बाइंड करेगा और कट कर देगा दोनों स्ट्रैंड्स को। जैसे ये 2 स्ट्रैंड्स है ना, देखिए एक यहाँ से कट किया और एक यहाँ से कट किया।
ठीक है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में होने चाहिए। तो ये किसको रिकॉग्नाइज करता है कि ये पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, उसमें GA के बीच में कट लगाएगा, इस साइड भी और दूसरी टेम्पलेट पे भी। ठीक है, डू यू नो दैट अब पैलिंड्रोम की आपको बताई गई है। पैलिंड्रोम्स वो होते हैं जो ऐसे इस साइड से पढ़े या इस साइड से पढ़े वो सेम हो, जैसे मलयालम, इधर से पढ़ेंगे तो भी मलयालम और ऐसे पढ़ेंगे बैकवर्ड तो भी मलयालम है। ठीक है, तो इनको these are group of letters that form the same words when read both forward and backward. For example, Malayalam as against a word palindrome where the same word is read in both direction. Okay, जैसे ये दिखाया गया है, ये किसका सीक्वेंस दिखाया गया है, हिंड 2 का जो सीक्वेंस है उसको दिखाया गया 5 to 3 डायरेक्शन में और यहाँ पे 3 to 5. Restriction enzyme cut the strands of DNA a little away from the center of palindrome sites but between the same two bases on the opposite strands. वही मैंने बता दिया कि यहाँ पे कट लगेगा G और A के बीच में, यहाँ लगेगा G और A के बीच में. This leaves single stranded portion at the ends. तो ये देखो सिर्फ यहाँ पे ये G बचेगा और यहाँ पे ये G बचेगा, ये सारा उड़ जाएगा, ये सारा उड़ जाएगा. बेसिकली कैसा दिखेगा ये ऐसा दिखेगा कि ये G है और ये जो है ये हट चुका है यहाँ से और इधर भी ये G है. ठीक है, ये ऐसे नहीं आएगा, एक सेकेंड. बेसिकली अगर मैं इसको यहाँ से रब कर देती हूँ, ये वाला जो पोर्शन है ये हट जाएगा. ठीक है, ऐसे ही ये वाला जो पोर्शन है ये भी हट जाएगा, ऐसे बच जाएगा ये. ठीक है, अब जो दूसरा जो मान लीजिए ये है आपका डिज़ायर्ड जेनेटिक मटेरियल का सीक्वेंस और दूसरा जो वेक्टर का होगा, वेक्टर का भी ऐसे ही होगा. ये फॉरेन DNA का है, ये वेक्टर का है और ये जो है इनकी सेम बाइंडिंग होने की वजह से यहाँ पर DNA लाइगेज लगाती है, ये ऐसे इसमें लाइगेट हो जाएगा. ठीक है, और फिर आगे फर्दर प्रोजेनी में पहुँच जाएगा. ओके, सो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट द स्ट्रैंड ऑफ DNA अ लिटिल अवे, ये हो गया. फिर उसके बाद है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं कि नहीं होते, बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं. This leaves single-stranded portions at ends. There are overhanging stretches called sticky ends on each strand. These are named so because sticky क्यों बोलते हैं, sticky इसलिए बोलते हैं कि ये वाली जो साइड थी और ये जो वेक्टर की साइड थी दोनों आपस में स्टिक कर जाएंगी, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगी. ठीक है, दिस स्टिकीनेस ऑफ एंड्स फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ, और इसमें जो है DNA लाइगेज का बहुत बड़ा रोल होगा. रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टू फॉर्म रिकॉम्बिनेंट मोलिक्यूल्स ऑफ DNA which are composed of DNA from different sources या जीनोम्स. व्हेन कट बाय द सेम रेस्ट्रिक्शन, अब ये ध्यान क्या रखना है कि एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट होंगे. द रिजल्टेंट DNA फ्रेगमेंट्स हैव द सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड्स एंड दीज कैन बी ज्वाइंड टुगेदर यूजिंग DNA ligases. ओके, you may have realized that normally unless one cut the vector and the source DNA with the same restriction enzyme the recombinant vector molecule cannot be created. ठीक है, उसके बाद सेपरेट करना होता है, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ DNA फ्रेगमेंट. ठीक है, उसको एक्चुअली उसको PCR के थ्रू ना उसकी पहले काफ़ी सारी कॉपीज़ बनाई जाती हैं क्योंकि एक सिर्फ एक वो बना के रिकॉम्बिनेंट DNA काम नहीं चलेगा, तो उसकी कॉपीज़ बना ली जाती है. PCR जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, और काफ़ी कॉपीज़ बनने के बाद फिर उसमें ये इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसको एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है. एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है बेसिकली कि देखिए DNA जो होता है ना नेगेटिवली चार्ज होता है, और अगर इस यहाँ पे हम एनोड रख दे पॉजिटिवली चार्ज, तो ये यहाँ पे और इसमें से इधर कैथोड हो इधर एनोड हो और इलेक्ट्रिसिटी अगर रन करवाई जाए तो ये जो है DNA जो नेगेटिवली चार्ज है ये एनोड की तरफ मूव करना शुरू कर देगा. तो जो छोटे पोर्शंस हैं DNA के फ्रेगमेंट जो छोटे हैं वो ज़्यादा जल्दी जाएंगे, दूर तक जाएंगे, और जो बड़े हैं वो यही रह जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं जा पाएंगे. बेसिकली होता है, इसको हम एक बार ध्यान से देख लेते हैं. द कटिंग ऑफ DNA बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिजल्ट्स इन द फ्रेगमेंट्स ऑफ DNA. दीज फ्रेगमेंट्स को अलग किया जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्योंकि DNA नेगेटिवली चार्ज होता है, और इसको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बताया ना, इधर एनोड पॉजिटिव चार्ज और उस साइड, एक सेकेंड, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये हो जाएगा नेगेटिव,
और इनको दोनों को ही यहाँ पे बैटरी से अटैच कर देंगे, ठीक है। और फिर जब करंट दौड़ाया जाएगा तो यहाँ पे अच्छा ये जो कलर दिख रहा है ना, ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे ये जो एग्रोस जेल बनाया जाता है ना, तो उसी समय पे इथीडियम ब्रोमाइड जो डाई है वो इसके अंदर डाल दी जाती है और फिर कॉम्ब से ये वेल ऐसे कॉम्ब कंघे जैसे से ना ऐसे छेद कर दिए जाते हैं, फिर पिपेट से ये जो डीएनए का जो भी वो होता है वो इसमें डाल देते हैं, ठीक है। और फिर जब इलेक्ट्रिसिटी को इसमें से रन करवाते हैं यहाँ से यहाँ, तो ये जो यहाँ पे वेल में जो डीएनए थे वो ऐसे पॉजिटिव यानी एनोड की तरफ रन करना शुरू कर देते हैं। जो छोटे साइज़ होते हैं वो दूर तक जाते हैं, जो बड़े होते हैं वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाते। तो बेसिकली ये होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और फिर इसमें से ना ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट दिख रहे हैं, इनमें से जब डीएनए को सेपरेट किया जाता है तो उस प्रोसेस को, इस जेल में से जब सेपरेट किया जाता है, इस प्रोसेस को इल्यूशन बोलते हैं, इल्यूशन, ठीक है। ओके, सो आगे क्या था कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। हाँ, नाउ इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज मैट्रिक्स इज एग्रोस। एग्रोस हम सबको पता है कि जो रेड एलगी उसमें से निकाला जाता है, जलेडियम वगैरह में से। नाउ इट इज़ द विच इज़ द नेचुरल पॉलीमर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड्स, द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर साइज, ठीक है। सीविंग इफेक्ट होता है एग्रोस जेल में, इसलिए स्मॉलर फ्रेगमेंट जो होते हैं वो दूर जाते हैं। द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी यूटिलाइज्ड ओनली आफ्टर स्टेनिंग द डीएनए विद कंपाउंड इथिडियम। और इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करने के बाद ऐसा नहीं कि आपको नेक्ड आई से वो दिख जाएंगे, मतलब नेक्ड आई से तो दिखेंगे, बट आपको यहाँ पे ना एक स्पेसिफिक लाइट लगानी होगी इधर, और वो स्पेसिफिक लाइट होती है यूवी, ठीक है, ठीक है। यूवी लाइट के अंदर जो है ये दिखते हैं ऑरेंज कलर के बैंड्स, ओके। The separated DNA fragment can be visible only after staining the DNA with ethidium bromide followed by exposure to UV radiation, क्योंकि प्योर डीएनए जो है ना वो विजिबल नहीं होगा। यू कैन सी ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड दिखेंगे आपको, जो कि बिकॉज ऑफ इथीडियम ब्रोमाइड डाई की वजह से होंगे जब इनको यूवी लाइट से एक्सपोज किया जाएगा। सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द एग्रोस जेल। इंपॉर्टेंट है, इस प्रोसेस को इल्यूशन कहा जाता है जब एग्रोस जेल में से इसको निकालते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रोफोरेसिस, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लोनिंग वेक्टर्स, जिसमें कि हम बैक्टीरियोफेज, प्लाज्मिड, रेट्रोवायरसेस, इन सब के बारे में बात करेंगे डिटेल में। और PBR322 जो प्लाज्मिड फर्स्ट आर्टिफिशियली मेड प्लाज्मिड है ये, ठीक है। तो इसके बारे में और इसके जो भी ये रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, सीक्वेंसेस हैं, इन सब के बारे में। सो थैंक यू।